Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 12th सेकेंड बुक का आपका चैप्टर नंबर 1 अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स. राइट, शेयर्स क्या होते हैं ये आपको जानने को मिलेगा. साथ ही साथ कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज अपन करते हैं, कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, किस किस तरीके के शेयर्स अपन इशू कर सकते हैं, ये सब चीजें अपन सीखने वाले हैं. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अगर हम बात करें इसको अपने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक लौता चैप्टर ऐसा है जो आपका 12 मार्क्स का होने वाला है बेटा जी. ठीक है, 12 मार्क्स का. 12 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा एक वेटेज वाला ये चैप्टर है बच्चों. तो बहुत ही बेसिक से अपन स्टार्ट करके इसके स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे. ठीक है जी, ध्यान से देखेंगे. सो हियर वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. इंट्रोडक्शन टू शेयर्स. नाउ व्हाट इज शेयर्स? वी कहता है शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ कंपनी एंड आर अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस. आप एज अ कंपनी अगर हम बात करें तो कंपनी को हर एक एक्टिविटी के लिए अपने बेटा पैसा चाहिए होता है. ठीक है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, कैपिटल जो चाहिए वो फिक्स कैपिटल के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है अपने को. राइट, जैसे कि हम बात करें हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है या फिर हम बात करें कोई एसेट्स खरीदनी है, तो इन सब चीजों के लिए कंपनी को समय समय पर पैसों की रिक्वायरमेंट होती है. पैसे दो तरीके से लिए जा सकते हैं. एक होता है बोरोड फंड. बोरोड फंड कौन सा होता है कि भाई किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपन ने उधार लिया. दूसरा होता है ओनर्स कैपिटल या फिर ओनर्स फंड. ओनर्स फंड अपन ने क्या पढ़ा था कि जब जो कंपनी के ओनर है वो अपनी खुद की जेब से पैसा लगाते हैं. थोड़ा सेफर ऑप्शन सेकंड वाला माना जाता है. क्यों? क्योंकि यहां पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो तभी दिया जाएगा जब आपकी प्रॉफिट्स होंगे. लेकिन जब फर्स्ट वाले की बात करें, कौन सा वाला? ओनर्स फंड नहीं बेटा, बोरोड फंड. बोरोड फंड की वहां पर चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, आपको इंस्टॉलमेंट्स देनी ही देनी है, आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स करने ही करने हैं. राइट, फॉर दैट मैटर सेफर एंड बेस्ट ऑप्शन कंपनीज के लिए फंडिंग रेज करने के लिए जो होता है दैट इज द शेयर्स. राइट, तो हर एक रिक्वायरमेंट को जब हम बात करते हैं तो अपन क्या करते हैं, शेयर्स में अपन इसको बांट देते हैं. ठीक है, सपोज कीजिए कंपनी को रिक्वायरमेंट है जी 10 लाख रुपीस की. ठीक है, तो कंपनी क्या कर सकती है कि 10 रुपीस, भाई 10 लाख रुपए अगर एक जने से मांगेंगे तो ऑब्वियसली उसके पास इतने अवेलेबल नहीं होंगे. तो कंपनी क्या करती है कि इस रिक्वायरमेंट को अपनी कुछ टुकड़ों में बांट देती है. ठीक है, उन टुकड़ों को ही हम शेयर्स कहते हैं. राइट, सपोज कीजिए 10 रुपीस शेयर में इस 10 लाख रुपीस को अपन ने बांट दी. तो कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे कंपनी को? राइट, 1 लाख शेयर्स इतने हमें इशू करने पड़ेंगे. अगर हम 10 रुपीस वाले 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे तो हमारे पास रुपीस 10 लाख आ जाएंगे बेटा जी. देखिए 10 लाख रुपए एक जने के लिए देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ 10 रुपए का एक शेयर खरीदना बड़ा आसान है. और 10 रुपए का एक शेयर मतलब बहुत ही इजी बात होगी. राइट, इसलिए एक लार्ज रिक्वायरमेंट को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. इन्हीं छोटे छोटे पार्ट्स को अपन बोलते हैं शेयर्स. याद है? ठीक है, इजी है, समझ आया? नाउ शेयर्स की जब अपन बात करते हैं बेटा, बेसिकली शेयर्स हम दो तरीके के देखते हैं. कौन कौन से? एक है आपका इक्विटी वाला जिसे हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं, और एक होता है बेटा जी आपका प्रेफरेंस शेयर्स. ठीक है जी, दोनों के बारे में डिटेल में अपन पढ़ने वाले चैप्टर में आगे. ओके, सो हियर इट सेज इन्वेस्टर्स परचेज शेयर्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स थ्रू डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन. अगर आपकी कंपनी के शेयर्स मैं खरीदूं एज एन इन्वेस्टर तो मेरा क्या फायदा होगा? तो मुझे मिलेगा डिविडेंड. क्या मिलेगा बेटा जी? नाउ व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज एक्चुअली दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर. इसको ऐसे समझते हैं अपन. अच्छा एक बात बताओ, कंपनी का जो ओनर होता है वो कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करता है? कंपनी में अगर कोई भी ओनर कैपिटल लगाता है तो वो कंपनी से रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करता है? प्रॉफिट्स. जैसे ही आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप भी उस कंपनी के ओनर बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, तो आपको भी उस प्रॉफिट्स में से क्या मिलता है?
पार्ट ऑफ प्रॉफिट दैट इज द डिविडेंड। उसको क्या बोलते हैं बेटे? तो डिविडेंड की छोटी सी डेफिनेशन है कि पार्ट ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर। जितने भी शेयर होल्डर को जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका जो पार्ट पे किया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं? डिविडेंड बोल देते हैं। नाउ हियर वी हैव, तो इन्वेस्टर आपके शेयर क्यों खरीदेगा? क्योंकि उसको क्या मिल रहा है? डिविडेंड, राइट? हियर वी हैव द नेक्स्ट पार्ट दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ इशूइंग शेयर। देखिए, इशूइंग शेयर्स अलाउज कंपनीज टू गैदर नेसेसरी फंड्स विदाउट इनकरिंग डेट। उधार लिया भी नहीं, आपको बस कंपनी में जोड़ लिया, राइट? उधार लेते तो डेट्स इंक्रीज होते, लेकिन जैसे ही हमने शेयर्स इशू करे तो आप कंपनी के एक मेंबर बन गए, राइट? तो यहां पर क्या कह रहा है कि सबसे अच्छा फायदा शेयर्स इशू करने का क्या है कि आपको उधार नहीं लेना पड़ता और साथ ही साथ पैसे की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है, राइट? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इट इज, जैसे कि हम एक बार फिर से एग्जांपल लेते हैं। देखिए, अगर आप बाहर से कहीं से किसी भी बैंक से उधार लेते हैं तो ये आपकी लाइबिलिटीज को रेज करता है, ऐसे ही करता है। लेकिन वो 10 लाख रुपीज अगर मुझे रिक्वायर्ड कर, मैं शेयर्स के थ्रू उन 10 लाख रुपीज को इनकर करता हूं, तो आप कंपनी के केवल एक मेंबर बनते हो बेटा, ठीक है? आप मेरे लिए क्रेडिटर नहीं हो। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हम उधार लेते हैं। आपसे मैंने लोन नहीं लिया, आपको बस एक कंपनी की ओनरशिप ऑफर करी है कि साहब ये 5%, 2%, 3% जितने भी शेयर्स हैं ये आप लीजिए, ठीक है? ये कंपनी की ओनरशिप आपको दी और बदले में हमने पैसा लिया, राइट? तो कंपनी का किसी भी तरीके से जो डेट है वो इंक्रीज नहीं होता अगर हम शेयर्स को इश्यू करते हैं। क्लियर है? चले आगे। शेयर्स कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट्स द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई जो कंपनी की हम कहते हैं ना ग्रोथ की बात करें या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करें, वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग तभी मानी जाती है जितने ज्यादा पे बैक और कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर्स को कर रही है। यानी डिविडेंड जितने हाई होंगे, ठीक है, जितनी ज्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, जितने ज्यादा डिविडेंड हाई होंगे, उतनी ज्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंपनी की मानी जाती है, ठीक है? इट ऑल्सो इनहेंसेस द कंपनीज क्रेडिबिलिटी आइज ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड लेंडर। अगर आप एक कंपनी ऐसी है जिसने कई सारे शेयर्स इशू कर रखे, तो आपकी क्रेडिटेबिलिटी यानी उधार लेने की जो क्षमता है, पहचान आपकी मार्केट में, वो और ज्यादा इंक्रीज होती है। आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी जैसे ही होते हैं बेटा। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही आप एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनते हैं, आपकी रेपुटेशन, गुडविल और साथ ही साथ क्रेडिबिलिटी तीनों ही क्या होती है? और ज्यादा बेटरली इंक्रीज होती है, राइट? आज जितने भी टॉप बड़ी कंपनीज आप देखते हैं बेटा, ये सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं। चाहे आप रिलायंस की बात करें, टाटा की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, ये सब टॉप लिस्टेड कंपनीज में आती है, राइट? क्योंकि अपने शेयर्स मार्केट में देती हैं, बदले में पैसा लेती है। कितना आसान है भाई, पैसा चाहिए तो कैसे ले लो? उधार ना लेकर के आपको अपना मेंबर बना लो, जो प्रॉफिट होगा उसको बांट के आपस में खाएंगे, राइट? नाउ कितने तरीके के शेयर, तो जैसे मैंने आपको बताया था बेटा जी, 2 टाइप्स के मेनली शेयर्स आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? तो शेयर्स आर प्राइमरली क्लासिफाइड इनटू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट ओनरशिप एंड वोटिंग। देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में हमने पढ़ा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? ये वो है जिनको हम ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं। इनके पास एक वोटिंग राइट भी होता है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होगी, और अगर सपोज कीजिए ये मेरी जो क्लास है इसको मैंने अगर 2 पार्ट्स में बांट दूं, अगर ये इक्विटी शेयर्स और ये प्रेफरेंस शेयर्स है, तो वोटिंग राइट केवल इनके पास होगा डिसीजन मेकिंग में, इनके पास नहीं होगा बेटा। हाँ जी, ठीक है जी। साथ ही साथ अब इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? मैं इनको याद करने का तरीका क्या करता हूं कि ये है घर वाले। कौन है ये? घर वाले। और ये है बाहर वाले। अच्छा, कोई पार्टी अपन करते हैं, ठीक है, पार्टी अपन ने ऑर्गेनाइज करी। सपोज कीजिए ये लेफ्ट वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है, हम सब ने मिलकर के एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी। पार्टी में घर वाले भी होते हैं, बाहर वाले भी होते हैं। अगर खाना परोसा जाएगा तो पहले किसको परोसा जाता है? बाहर वालों को या घर वालों को? पहले बाहर वालों को। घर वाले खुद खा के थोड़ा ना बैठते हैं, पहले पहले बाहर वालों को परोसते हैं और उसके बाद घर वाले खाते हैं, यही है ना? और यहीं से कंसेप्ट आता है आपका डिविडेंड शेयरिंग का। किसका आता है बेटे? कि बाहर वालों को जब भी प्रॉफिट कमाया जाता है बेटा, तो सबसे पहले जो भुगताया जाएगा, सबसे पहले जो प्रॉफिट का पार्ट दिया जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, और उसके बाद जो बचा वो किसको दिया जाएगा?
इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है, याद रहेगा। तो इससे एक कंसेप्ट और निकल के आता है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, इनका डिविडेंड कुछ हद तक फिक्स होता है कि इनको इतना ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर, आप सपोज करो खाना ज्यादा बच गया और फ्रिज में गुलाब जामुन काफी सारे बच गए, तो वो सब कौन खाने वाला है? अपन, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या वो प्रेफरेंस को देंगे अपन? ये तो खा पी के चले गए। जो बचे गुलाब जामुन वो कौन खाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर। अब वो ज्यादा बच गया तो हम ज्यादा खाएंगे भैया, राइट। इसी तरीके से अगर प्रॉफिट ज्यादा बच गया तो वो डिविडेंड में ज्यादा किसके रूप में मिलेगा? डिविडेंड के रूप में। किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है, याद रहेगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। एडिशनल टाइप्स इंक्लूड रिडीमेबल शेयर्स, नॉन रिडीमेबल शेयर्स एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए ये प्रेफरेंस शेयर्स के कई सारे तरीके के होते हैं, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। 8 टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, राइट। फर्दर हम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इक्विटी शेयर्स आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स एंड कैरी वोटिंग राइट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंटली यही है, इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? ये वो है जो जनरली आज आप देखते हो कि इशू हुए मार्केट में, तो सबसे ज्यादा यही इशू होते हैं बेटा, दैट इज द इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर आज की डेट में ना के बराबर इशू किए जाते हैं, ठीक है, ना के बराबर। केवल और केवल कौन से शेयर्स इशू किए जाते हैं? इक्विटी। आप आईपीओ का नाम सुनते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, वो क्या है? वो यही होते हैं बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। शेयर होल्डर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स बेनिफिट फ्रॉम डिविडेंड विच आर नॉट फिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स को ज्यादा पैसा दे भी दिया, उसके बाद भी जो पैसा बच गया वो सारा किसका? इक्विटी शेयर्स का। अब वो अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो इनको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, अगर कम प्रॉफिट है तो हो सकता है कि इनको प्रॉफिट कम भी मिले। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखिए बेटा, कि इनके जो डिविडेंड है वो कभी भी फिक्स नहीं होते। नाउ दे बियर हायर रिस्क एंड रिटर्न डिपेंड ऑन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। तो रिस्क किसमें ज्यादा है, इक्विटी में या फिर प्रेफरेंस में? सपोज करो सारा खाना बाहर वाले खा गए और केवल 2 गुलाब जामुन बचे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो हम सारे लोग कितने खा पाएंगे? केवल 2 गुलाब जामुन, बोले तो लेस प्रॉफिट। तो रिस्क किसका ज्यादा? इक्विटी का। कम रिस्क किसका? प्रेफरेंस का। सिंपल है, चलेंगे आगे। हियर वी हैव द प्रेफरेंस शेयर। देखिए कहता है बेटा प्रेफरेंस शेयर्स प्रोवाइड फिक्स्ड डिविडेंड। कि प्रेफरेंस शेयर में जो डिविडेंड है बेटा जी वो ऑलरेडी उनके नाम में परसेंटेज के साथ में गिवन होता है। 8% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, ये परसेंटेज उनके नाम में ही गिवन है, दैट मींस इतना परसेंट डिविडेंड उनको मिलेगा, ठीक है। वो फिक्स है, वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है, यानी एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आपको पता है कि आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है। लेकिन एक बात फिर से याद रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड तभी मिलेगा जब हमें प्रॉफिट होगा। लॉस में प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाता, पक्का ना। लेकिन एक खास तरीके का प्रेफरेंस शेयर है, उसके बारे में आपको याद करना पड़ेगा बेटा, दैट इज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ये खास तरीके के कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ये क्या कहते हैं कि सपोज कीजिए 2024 में किसी कंपनी को हो गया लॉस, ठीक है, क्या हो गया जी? तो इस 2024 में तो ऑब्वियसली ये डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनी। लेकिन अगर 2025 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पिछले साल का भी जो पार्ट इनका था प्रेफरेंस शेयर्स का, वो इस साल में इनको कवर करके देना पड़ेगा, ठीक है सर। ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। याद रहेगा, क्यूमुलेट कर लिया, इकट्ठा कर लिया, ठीक है जी। क्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा कर लेना, ओके। These shares typically do not carry voting rights but have priority over equity shares in profit distribution। आगे बात प्रेफरेंस शेयर्स की कि ये वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स तो नहीं मिलते, लेकिन जब प्रॉफिट बांटने की बात आएगी तो सबसे पहले इनको दिया जाएगा इक्विटी शेयर से भी पहले। क्लियर, चलेंगे आगे। प्रेफरेंस शेयर कैन बी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और कन्वर्टेबल, ठीक है। अब इसके कई सारे तरीकों में, कई सारे पार्ट्स मैंने आपको बताया था
जैसे यहीं पर इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं अपन। देखिए सबसे पहला क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव का उल्टा क्या हो गया? नॉन क्यूमुलेटिव। फिर क्या है? रिडीमेबल। इसका हो गया इररिडीमेबल। एक हो गया जी कन्वर्टेबल, इसका उल्टा नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। एक हो गया जी पार्टिसिपेटिंग, इसका उल्टा क्या हो गया जी? नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब इन आठों टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में अपन एक छोटा सा ब्रीफ लेंगे। देखिए सबसे पहला प्रेफरेंस शेयर आपको बताया गया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नाउ व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर? जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर एक साल में लॉस हो गया, एक साल में लॉस हो गया, कोई बात नहीं जी, इस लॉस का जो भी पार्ट बनता है या फिर इसके जो भी डिविडेंड बनता है वो अगले साल जब प्रॉफिट होगा तब उसको ले लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा किस में होता है? क्यूमुलेटिव में। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट हुआ मिल जाएगा जी, नहीं हुआ नहीं मिलेगा सर। नेक्स्ट ईयर इस साल का कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्लियर। सेकेंडली रिडीमेबल इरिडीमेबल। रिडीम का मतलब समझना, देखिए सपोज कीजिए शेयर्स आपने खरीदे मेरे कंपनी के, 1000 रुपए के शेयर्स खरीदे, कितने के? ठीक है, ये लीजिए साहब शेयर्स, बदले में हमें दीजिए 1000 रुपए, ठीक है जी। अगर एक सर्टेन डेट को, ध्यान से सुनिएगा, सर्टेन डेट को, फ्यूचर किसी सर्टेन डेट को 5 साल 7 साल बाद ये 1000 रुपए जो मैंने आपसे लिए ये वापस करके आपको जो शेयर दिया था वो वापस जब मैं लूंगा, इस प्रोसेस को कहते हैं रिडम्पशन। क्या कहते हैं इसको? दूसरा नाम है इसी का बाय बैक। क्या कहते हैं इसी को? यानी आपको जो शेयर दिया था वो आपसे मैं एक फिक्स्ड टाइम के बाद में वापस ले लूंगा, इसे अपन क्या बोल देंगे? रिडम्पशन। क्या बोल देंगे बेटे? याद रहेगा। और जब ये रिडम्पशन लाइफ टाइम में नहीं होता कंपनी के, एक बहुत सालों बाद जब कंपनी वाइंड अप हो रही है उस समय पर किया जाए तो उसे कहते हैं हम इरिडीमेबल शेयर्स। रिडीमेबल कौन से? जो 5 साल 7 साल 10 साल बाद रिडीम्पशन कभी आ जाए जिनका, ठीक है, वो तो होगा रिडीमेबल। नॉन रिडीमेबल कौन से? जिनको 5 7 10 साल बाद नहीं किया जाएगा रिडम्पशन, जब कंपनी बंद हो रही है वाइंड अप हो रही है तब उन शेयर्स को बायबैक किया जाएगा। तो इन शेयर्स को क्या कहते हैं अपन बेटे? इरिडीमेबल। याद रहेगा। हियर वी हैव कन्वर्टेबल। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा। तो जैसे ही पता लगा साहब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि सर आपकी कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना उनको तो जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड खूब मिल रहा है उनको, दे आर क्वाइट हैप्पी, और हमें तो एक फिक्स परसेंटेज मिल रहा है, हम तो उसी में बस काम चला रहे हैं अपना। तो अगर उस शेयर होल्डर के शेयर्स कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसके उतने रुपीस के शेयर्स प्रेफरेंस वाले में ले लूंगा और उतने ही रुपीस के इक्विटी शेयर्स में उसको दे दूंगा। 1000 रुपए के आपने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे थे मेरे, राइट, आपको एक फिक्स डिविडेंड मिलता था, लेकिन आपको यह खबर मिली कि सर इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है ना उनको ज्यादा डिविडेंड मिलता है, ये लोग ज्यादा फायदे में। अब भाई इंसान की फितरत होती है भैया, दूसरे की खुशी से देख करके थोड़ा तो जलन होती है। तभी आपको पता लगा कि यार जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है ना वो कौन से वाले हैं? वो कन्वर्टेबल वाले हैं। कौन से वाले हैं? तो आप मेरे पास आए और आपने कहा कि सर 1000 रुपए के जो आपके शेयर्स है ना प्रेफरेंस वाले वो वापस ले लो आप, और बदले में 1000 रुपए के मुझे क्या दे दो? इक्विटी शेयर्स दे दो, क्योंकि मुझे भी ज्यादा प्रॉफिट खाना है। तो आपने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को किसमें कन्वर्ट करा लिया? इक्विटी शेयर्स। ऐसे शेयर्स को कहते हैं अपन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसी का उल्टा जो होता है उसको हम कहते हैं क्या? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग कौन सा? नॉन पार्टिसिपेटिंग कौन सा? आइए दोबारा से चलते हैं उसी पार्टी में जो हमने ऑर्गेनाइज करी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहां पर क्या था जी? पार्टी रखी गई, घर वाले बाहर वाले, ठीक है। बाहर वाले कौन थे? प्रेफरेंस शेयर्स। घर वाले कौन थे? ठीक है सर।
इनको अच्छे से खाना पीना खिला दिया, जैसे ही हम घर वाले बैठ करके खा रहे थे तो वहां पर प्लेट पे क्या काफी सारे गुलाब जामुन रखे हुए थे। तभी उनमें से 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वापस घूमते हुए आ गए, सर कुछ बचा है क्या, सर कुछ बचा है क्या? तो हमने कहा हाँ ये है गुलाब जामुन है, आप खा सकते हो। तो ठीक है सर, उन्होंने लिए साहब 2-4 गुलाब जामुन और खा गए। और यहीं से कंसेप्ट आया जिसका पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का। ध्यान से सुनिएगा। डिविडेंड आपको सबसे पहले दिया जा चुका है। डिविडेंड आपको, सपोज कीजिए कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया प्रॉफिट, ठीक है, कितने रुपए कमाए? सबसे पहले तो डेट्स को अपने इंटरेस्ट पे करती है वो, है ना जी, इंटरेस्ट पेमेंट। मैं कहता हूं सपोज करो 20,000 का इंटरेस्ट दे दिया, बचे कितने? 80,000। अब इस 80,000 में से प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया टैक्स वैक्स देने के बाद, ठीक है। सपोज कीजिए 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे दिया, कितना बचा जी? ये किसके लिए बचा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन जो खास तरीके के प्रेफरेंस शेयर है जिनको हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं, वो इस 50,000 में भी सर्टेन पार्ट पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वही घूमते हुए जो है ना वापस, वो यही बोलेगी सर वो जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना, उसमें से भी थोड़ा सा मिल जाता ना, मजा आ जाता कसम से। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर्स ने जब बचे हुए प्रॉफिट में से भी पार्टिसिपेट किया तो उनको अपन ने क्या बोल दिया? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, याद रहेगा। सपोज कीजिए इनको 20,000 और दे दिया तो बचे कितने? 30। अब ये 30,000 इक्विटी शेयर होल्डर में बांट दिए जाएंगे। और अगर वही प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे वाले हैं जिसमें पार्टिसिपेटिंग नहीं है तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन पार्टिसिपेटिंग। याद रहेगा बेटा जी। तो ये 1 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। कैसे इनकी जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो सब अपन डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, अच्छे से जो भी आज अपन ने पढ़ा है उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू सो मच।